Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Energy Transition Index. तो हम जानेंगे Energy Transition Index के बारे में. India has been ranked 67th globally on the World Economic Forum Energy Transition Index, making it the only major economy with accelerating energy transition momentum across all dimensions. तो भारत का क्या रैंकिंग है, किसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंडिया का रैंक जो है वो 67 है ग्लोबली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में. तो इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है जो कि इसको एक लौटा मेजर इकोनॉमी बनाता है जो कि एक्सलरेटिंग एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम हर एक डायमेंशन में शो कर रहा है. टॉप 5 कंट्री ऑन द लिस्ट आर स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड. जो टॉप 5 कंट्री है जो कि लिस्ट में है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड. द रिपोर्ट हाईलाइटेड इंडियाज अचीवमेंट इन रिड्यूसिंग एनर्जी एंड कार्बन इंटेंसिटी, achieving universal energy access and managing electricity affordability. India also fared relatively well during the recent energy crisis due to a share of natural gas in power generation and increased use of existing capacity. जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रहा है जो भारत का अचीवमेंट है रिड्यूस करने को लेके एनर्जी और कार्बन इंटेंसिटी को, अचीव करने के लिए यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस को और मैनेज करने को लेके इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबिलिटी को. इंडिया जो है वो फेयर है रिलेटिवली ड्यूरिंग रिसेंट एनर्जी क्राइसिस के दौरान भी इसके लो शेयर होने के कारण नेचुरल गैस का पावर जनरेशन पे, और साथ साथ जो इंक्रीज यूज किया इसने अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का. इस कारण सिंगापुर was the only other major economy showing momentum in sustainability, energy security and equity. और सिंगापुर जो है एक लौटा अदर मेजर इकोनॉमी में से है जिसने दर्शाया है मोमेंटम को सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और इक्विटी के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल वाइब्रेशन. तो हम जानेंगे ग्रेविटेशनल वाइब्रेशन के बारे में. Scientists have found evidence suggesting the presence of continuous background of gravitational waves in the universe. साइंटिस्ट ने पाया है एविडेंस को जो कि सजेस्ट कर रहा है कि प्रेजेंस है कंटिन्यूअस बैकग्राउंड ग्रेविटेशनल वेव का यूनिवर्स में. ये ग्रेविटेशनल वेव होता क्या है? ग्रेविटेशनल वेव आर डिस्टर्बेंस इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम caused by the momentum of large objects such as collision of two black holes. जो ग्रेविटेशनल वेव होता है ये डिस्टर्बेंस होता है फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में जो कि मोमेंटम ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट के कारण होता है, जैसे कि जब कोलिजन हुआ दो ब्लैक होल का उस समय ये क्रिएट होता है. The wave were first detected in 2015, but this new research indicates that multiple gravitational waves constantly deform and reshape space-time, influencing the motion of celestial body. ये जो वेव था ग्रेविटेशनल वाइब्रेशन का, इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था 2015 में, लेकिन जो न्यू रिसर्च है ये दर्शाता है कि जो मल्टीपल ग्रेविटेशनल वेव्स है कॉन्स्टेंटली डिफॉर्म कर रहा है और रिशेप कर रहा है स्पेस टाइम को, ये इन्फ्लुएंस करता है मोशन को सेलेस्टियल बॉडी का. क्या फाइंडिंग है? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बैकग्राउंड हम को जो कि रंबलिंग करता है थ्रू आउट यूनिवर्स पे. ये कंफर्म करता है प्रेजेंस को लो फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्स्टेंटली जो कि रोल कर रहा है स्पेस नॉइज के साथ. इंडिया जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT पुणे was among the world's 6 large telescope that play a vital role in providing evidence. और जो भारत का जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है GMRT पुणे का, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है जो वर्ल्ड के 6 लार्ज टेलीस्कोप है उसमें से जो कि प्ले किया इसने प्रोवाइड करने में एविडेंस को. द अदर 5 आर लोकेटेड इन जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली एंड नेदरलैंड. इसके अलावा जो अदर 5 है वो किस कंट्री में लोकेटेड है? तो जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन. तो हम जानेंगे नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के बारे में. Recently, the PM launched the National Sickle Cell Elimination Mission with the target to eradicate the disease by 2047. तो कब का टारगेट रखा गया ये इंपॉर्टेंट है. अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन को. इसका टारगेट है कि एलिमिनेट किया जाए नेशनल सिकल सेल एनीमिया को कब तक? 2047 तक. कहां से? तो ये जो मिशन है इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2023 में और लॉन्च किया गया इसको एक पब्लिक प्रोग्राम के दौरान शहडोल इन मध्य प्रदेश में. तो कहां पर लॉन्च किया गया था? शहडोल में मध्य प्रदेश के. MP is a state with highest tribal population in terms of absolute number as per census 2011 and also has the highest burden of sickle cell anemia. MP जो है वो एक स्टेट है जहां पे हाईएस्ट ट्राइबल का पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में सेंसस 2011 के अनुसार, और वहां पे हाईएस्ट बर्डन भी है सिकल सेल एनीमिया का. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं पहले सिकल सेल एनीमिया का. सिकल सेल डिजीज इज ए जेनेटिक ब्लड डिजीज विच अफेक्ट द होल लाइफ ऑफ एन अफेक्टेड पेशेंट.
जो सिकल सेल डिजीज होता है ये एक जेनेटिक ब्लड डिजीज होता है, ये अफेक्ट करता है होल लाइफ को अफेक्टेड पेशेंट का। इट इज मोर कॉमन इन द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बट ऑकर इन नॉन ट्राइबल्स ऑल्सो। ये ज्यादा कॉमन है ट्राइबल पॉपुलेशन में भारत के, लेकिन ये नॉन ट्राइबल में भी होता है। इट नॉट ओनली कॉज एनीमिया बट ऑल्सो पेन क्राइसिस, रिड्यूस ग्रोथ एंड अफेक्ट मेनी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी, आइज, बोन एंड ब्रेन। ये सिर्फ एनीमिया ही नहीं क्रिएट करता बल्कि पेन भी इसके कारण होता है। ये रिड्यूस कर देता है ग्रोथ को, अफेक्ट करता है बहुत सारे ऑर्गन्स को, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, आइज, बोन्स, ब्रेन, इन सब ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है। हाउ वल्नरेबल इंडिया इज, कितना ज्यादा वल्नरेबल इंडिया है इस डिजीज के कारण। तो ग्लोबली इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, सेंसस 2011। ट्राइबल पॉपुलेशन 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 67.8 मिलियन। ग्लोबली इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेंसिटी रखता है ट्राइबल पॉपुलेशन का, सेंसस 2011 के अनुसार। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो 8.6% है टोटल पॉपुलेशन के भारत का, जो कि 67.8 मिलियन के अप्रॉक्स है। Sickle cell disease is one of the 10 special problem in tribal health that affect the tribal people disproportionately, thus making intervention necessary। और जो सिकल सेल डिजीज है वो वन ऑफ द 10 स्पेशल प्रॉब्लम में से एक है ट्राइबल हेल्थ पे के लिए, जो कि अफेक्ट करता है ट्राइबल पीपल को डिस्प्रोपोर्शनली। इस कारण इंटरवेंशन जो है वो जरूरी हो जाता है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, हम जानेंगे नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के बारे में। तो मिशन का क्या है? To improve the care of all sickle cell disease patients for their better future and to lower the prevalence of disease through a multi-phased coordinated approach towards screening and awareness strategy। कि इम्प्रूव किया जाए जो केयर है सारे सिकल सेल डिजीज पेशेंट के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए, ताकि लोअर किया जा सके जो प्रिवलेंस है डिजीज का बर्डन का, मल्टी फेस कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के माध्यम से स्क्रीनिंग और अवेयरनेस स्ट्रेटेजी को यूज करके। विजन क्या है? तो एलिमिनेट किया जाए सिकल सेल डिजीज को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से भारत का 2047 तक, ये इसका विजन है। यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं जो सिकल सेल डिजीज है ये आपका क्रोमोजोम 11 हो गया, 2 कॉपीज होता है म्यूटेटेड हेमोग्लोबिन सब यूनिट बेटा जीन के। यहाँ पे पेन क्राइसिस होता है इकेमिया के कारण, एनीमिया हुआ, ससेप्टिबिलिटी है इन्फेक्शन का। नॉर्मल रेड ब्लड सेल आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन हो गया, और सिकल सेल में आप देख सकते हैं डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन हो जाता है। ये सिकल सेल जो है ये इम्पीड करता है ब्लड के फ्लो को, ये आप ब्लड वेसल में देख सकते हैं, जिस कारण ये प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी फॉर रिस्टोरेशन टूल, D4R टूल। तो हम जानेंगे डाइवर्सिटी फॉर रिस्टोरेशन टूल के बारे में। रिसर्चर हैव डेवलप्ड अ टूल कॉल्ड डाइवर्सिटी फॉर रिस्टोरेशन टू एड इन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एफर्ट। तो रिसर्चर ने डेवलप किया एक टूल को जिसका नाम है डाइवर्सिटी फॉर रिस्टोरेशन। इसका मकसद है मदद करना एग्रो फॉरेस्ट्री और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एफर्ट में। The tool initially created by Biodiversity International and later adopted by a term from Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment for the Indian context, aims to enhance the effectiveness of restoration program while promoting sustainable development। ये जो टूल है इसको इनिशियली क्रिएट किया गया था बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल के द्वारा, और बाद में अडॉप्ट किया गया जो टीम है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इसका मकसद है इनहेंस करना इफेक्टिवनेस को रिस्टोरेशन प्रोग्राम का, साथ साथ प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। The online tool helps stakeholder identify suitable tree species for restoration objective based on their ecological benefit and resistant to local stress। ये जो ऑनलाइन टूल है ये मदद करता है स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने में सुटेबल ट्री के स्पीसीज को रिस्टोरेशन ऑब्जेक्टिव से, जो कि बेस्ड है इकोलॉजिकल बेनिफिट के ऊपर, और ये जो है रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है लोकल स्ट्रेस से। The tool is already being used in various countries and offer recommendation for maximizing restoration success along with propagation information and monitoring suggestion। It is seen as a comprehensive tool for socio-ecologically responsible restoration। ये जो टूल है उसका पहले से ही उपयोग किया जा रहा है बहुत सारे कंट्री पे। ये ऑफर करता है रिकमेंडेशन को जो कि मैक्सिमाइज करता है रिस्टोरेशन सक्सेस को, साथ साथ प्रोपोगेशन को, इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग सजेशन के लिए। इसको देखा गया है एक कॉम्प्रहेंसिव टूल के तौर पे सोशियो इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल रिस्टोरेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुभांश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो हम जानेंगे जो शुभांश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पीआईबी का, इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कहाँ पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ सकते हैं। Subansiri Lower Hydroelectric Project, a 2000 megawatt project located in Arunachal Pradesh and Assam, has achieved the construction of the dam to the top level of elevation level 210 meter। जो आपका शुभांश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश एंड असम में। तो दो स्टेट की बात कही गई है तो ये आपको याद होना चाहिए। इसने अचीव कर लिया कंस्ट्रक्शन को डैम का टॉप लेवल पे एलिवेशन के, जो कि 210 मीटर का है।
Subansiri River is a trans-Himalayan river and a tributary of Brahmaputra River that flow through Tibet Luntach country in the Sanian prefecture and the Indian state of Arunachal Pradesh and Assam. ये जो सुभांसी रिवर है ये ट्रांस हिमालयन रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कि फ्लो करता है तिब्बत के लुनसेक कंट्री से होते हुए सानियन प्रेफेक्चर को, और जो इंडियन स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश एंड असम जहां से ये फ्लो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र के फ्लो को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो हम जानेंगे जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है लोथल गुजरात का, इसके बारे में पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को कहां बनाया जा रहा है, ये क्या इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल गुजरात अंडर सागरमाला प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो डेवलप करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, कहां पे, लोथल गुजरात पे, सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत। तो किस प्रोग्राम के अंतर्गत करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत। द प्रोजेक्ट एम टू शोकास इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है शोकास करना इंडिया के मैरीटाइम हेरिटेज को एंशियंट से मॉडर्न टाइम के लिए। It will include world highest lighthouse museum, world largest open aquatic gallery, India's largest naval museum। और ये इंक्लूड करेगा जो आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये इंक्लूड करेगा वर्ल्ड के हाईएस्ट लाइट हाउस म्यूजियम को, वर्ल्ड के लार्जेस्ट ओपन एक्वेटिक गैलरी को और इंडिया के लार्जेस्ट नेवल म्यूजियम को। It is funded by Ministry of Port Shipping and Waterways and Ministry of Culture through National Culture Fund by way of grant। और इसको फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नेशनल कल्चर फंड के माध्यम से एक ग्रांट के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोथल है उसका लोकेशन को, और ये सारे जो हड़प्पा के इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, राखीगिरी हो गया, रोपर हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये सब कहाँ लोकेटेड है ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमांस दुगुम पोर्ट। तो ओमांस का जो दुगम पोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे और इसके रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है लोकेशन को लेके। रिसेंटली एनएसए विजिट ओमान दुगम पोर्ट वेयर इंडियन नेवी हैज स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू फैसिलिटेट इट्स प्रेजेंट इन इंडियन ओशियन रीजन। अभी हाल ही में हमारे जो एनएसए है उन्होंने विजिट किया ओमान के दुगम पोर्ट को, जहां पे इंडियन नेवी का स्ट्रेटेजिक एक्सेस होगा, ये मदद करेगा प्रेजेंस में इंडियन ओशियन रीजन में भारत नेवी को। The port of Dugm is strategically important for India's maritime strategy in the Indian Ocean। और जो आपका पोर्ट है दुग्म का ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रेटेजी के लिए इंडियन ओशियन में। इट ऑफर इंडिया एक्सेस टू गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी। ये ऑफर करता है भारत के एक्सेस को गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, इंडियन सी एंड अरेबियन सी के लिए। This location is significant as it allow India to counter China's expanding presence in the region। और ये जो लोकेशन है ये इस कारण भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मदद करता है भारत को काउंटर करने में चाइना के एक्सपेंडिंग प्रेजेंस को इस रीजन पे। आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका दुग्म जो है, ये आपका इधर सऊदी अरेबिया हो गया, येमेन हो गया, सलाह हो गया, तालमरित हो गया, दुग्म हो गया, ये जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है भारत के लिए। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.